हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस। अब हम देखते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो कि अफ्रीका के अंदर हुई। तो बात करते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका की। देखो, अफ्रीका जो है वो एक इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव कॉन्टिनेंट रहा है शुरू से ही बड़े सारे ट्रैवलर्स के लिए। ठीक है, अफ्रीका की कोस्ट लाइन को पास्ट में भी 16वीं सेंचुरी में कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स ने एक्सप्लोर करा था और धीरे धीरे करते करते कुछ यूरोपियंस यहाँ पर आए थे और वो सेटल भी हो गए थे। लेकिन अफ्रीका के अंदर है क्या, इट वॉज अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। कब तक? अंटिल द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। कोई भी जो लोग आते थे वो आसपास बॉर्डर कोस्ट लाइन के आसपास तो सेटल हो जाते थे, वो अंदरूनी अफ्रीका में नहीं जाते थे। कब तक नहीं गए? टिल लेट 19th सेंचुरी से फिर लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी तक। अब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन जो होता है अफ्रीका का वो शुरू होता है 1875 में। अब एक बर्लिन कॉलोनियल कॉन्फ्रेंस होती है, इसके बारे में याद रखना। वेयर इज बर्लिन? जर्मनी। ठीक है, बर्लिन कॉलोनियल कॉन्फ्रेंस 1884-1885 में जो होती है उसमें यह बोला गया कि अफ्रीका शुड बी डिवाइडेड इनटू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस कॉलोनियल पावर्स। मैंने बताया था ना आपको, मैप रखकर स्केल में डिवाइड कर करके अफ्रीका को डिवाइड करा गया था। अब यहां पर क्या हुआ था, ब्रिटिश और बोअर जो थे साउथ अफ्रीका के अंदर, आप ऐसा मान लो ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका के बीच में युद्ध हुआ था। और डेफिनेटली साउथ अफ्रीकन कंट्री कहाँ की? अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका और कुछ कंट्रीज को ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर जो ये अफ्रीका के मैप को ऐसे रख के डिवाइड करा जा रहा था, जो स्केल रख रख के लोग केक की तरह बांट रहे थे उसको आपस में, कॉलोनियल पावर के ये हिस्सा तुम रख लेना, ये हिस्सा तुम रख लेना। आपको एक चीज़ याद भी होगी, जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा केक खाया था इस चीज़ का। अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा कॉलोनीज बनी थी। फिर जर्मनी को प्रवोक करने के लिए सारी कॉलोनियल पावर्स उनको अपनी कॉलोनी बना लेती हैं। याद है वो इवेंट? है ना? अच्छा, अफ्रीका का एक एडेड एडवांटेज क्या था कॉलोनियल पावर्स को? उनको यहाँ से किस प्रकार के रॉ मटेरियल मिल सकते हैं जो कि कैसे कंडीशंस के अंदर ग्रो होते हैं। अफ्रीका का टेम्परेचर कैसा रहता है जनरली? ट्रॉपिकल, क्योंकि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कहाँ लाई करता है? ट्रॉपिक्स में। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। और कुछ क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है अफ्रीका, लाइक कॉटन, कॉफ़ी, कह सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, ड्राई क्रॉप्स वगैरह। तो क्या हुआ, इस रवैये को कॉलोनियल पावर्स की इस कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने अपनाया, इस रवैये को टैकल करने के लिए ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका के बीच में बोअर वॉर्स चलते हैं। क्योंकि अब इसको वॉर्स इसलिए बोला जा रहा है, सिंगुलर यूज ना करके वॉर को वॉर्स बोला जा रहा है प्लूरल सेंस में, बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। अब बोअर वॉर्स के बारे में हम जानते हैं। इट वॉज इन डिफेंस ऑफ दिस रेजोल्यूशन। बेसिकली क्या है कि साउथ अफ्रीका के लोग नहीं चाहते थे कि ये जो बर्लिन कॉलोनियल कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम है कि अफ्रीका को डिवाइड करा जाएगा, हम इससे सहमत नहीं हैं। तो ब्रिटिशर्स को ये बोला गया कि अगर तुम हमारी कंट्री अगर आओगे ऐसा इस प्रकार का कोई भी कब्जा करने, तो तुम्हें हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, हम ऐसे तो नहीं कब्जा होने देंगे अपने आप पे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बोअर वॉर्स के कंटेक्स्ट से। ब्रिटिशर्स की दो कॉलोनीज थी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, एक थी नटाल और दूसरी थी केप कॉलोनी।
आपको याद है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस फाउंड करी थी, है ना? ये उधर से ही है, समझ गए? साइकोलॉजी समझने लगे हैं आप। दो इंडिपेंडेंट बोअर स्टेट जो थे, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, इनके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चलते थे। ध्यान से समझना, सामने है एक ग्रुप दो ब्रिटिश कॉलोनीज का, नताल और केप कॉलोनी, और दो इंडिपेंडेंट बोअर स्टेट्स हैं, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट। तो रिलेशनशिप किसके बीच में अच्छा नहीं है? नटाल केप कॉलोनी एक साइड है वर्सेस ट्रांसवाल एंड ऑरेंज फ्री स्टेट। इतना समझ में आया? पहले बताओ, नाम है, जगहों के नाम है, कंफ्यूज मत होना। जैसे आपके दिल्ली में, मतलब आप कह दो इंडिया में दिल्ली, जम्मू, लखनऊ, कानपुर, ऐसी बात हो रही है बस यहाँ पर। समझ में आ गया? याद रखना, और कंफ्यूज भी मत होना कि आप सोचो सर ये हम कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं अफ्रीका में, कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं? आप बताओ। ये ब्रिटिशर्स और जो ब्रिटिशर्स की भिड़प चल रही है अफ्रीका में, कहाँ पर चल रही है? कौन सी कंट्री में? साउथ अफ्रीका में, ठीक है? तभी तो गांधी जी को कहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में नेट प्रैक्टिस कर आए थे, क्योंकि कॉलोनियल पावर जो वहां पर थी साउथ अफ्रीका के अंदर और इंडिया के अंदर सेम ही थी क्या? बताओ। साउथ अफ्रीका के अंदर भी ब्रिटिश हुकूमत थी और इंडिया के अंदर भी, है ना? अब क्या हुआ था ट्रांसवाल के अंदर 1886 में बहुत भारी भरकम मात्रा में गोल्ड डिस्कवर हुआ था, सोना। और अमेरिका में कैसा सोना मिलता है, सॉरी अफ्रीका में कैसा सोना मिलता है? जर्नली, हाँ, ब्लैक गोल्ड मिलता है, ठीक है? वाइट गोल्ड तो देखो पॉलिश से बन जाता है। वाइट गोल्ड पॉपुलर हो नहीं पाया वाइट गोल्ड इतना, लेकिन ब्लैक गोल्ड बहुत पॉपुलर है। अफ्रीका जो चल रहा है, जो सरवाइव कर रहा है ना, जो सांसें उसकी चल रही हैं, वो गोल्ड माइनिंग की वजह से ही चलती हैं। और खाने पीने की अगर बात करें तो क्रॉप्स की, मतलब कॉफ़ी प्लांटेशन की वजह से। तो क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन ट्रांसवाल इन 1886 इट लेड टू लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश माइनर्स, जो कि जोहानिसबर्ग के अराउंड इर्द गिर्द सेटल हो गए। और आपको पता है ना, आज भी जोहानिसबर्ग माइनिंग बहुत फेमस है अफ्रीका के अंदर। हाँ, डायमंड गोल्ड वगैरह, मतलब बहुत जो प्रीशियस, जिसको हम लोग वो कहते हैं ना प्रीशियस स्टोन्स, वो बहुत मिलते हैं यहाँ पर। अब सोना तो पूरे का पूरा निकाल ही लिया गया है अफ्रीका से, ऐसा कहा जाता है कि जितना मिलना था मिल चुका है, बहुत ज़्यादा तादाद में निकाला जा चुका है, और अलग अलग जगह पर माइनिंग चलती रहती है। जैसे आपको पता है ना, जो तेल है मिडिल ईस्ट से पूरा निकाला जा चुका है, अब नए नए कुएं की खोज चलती रहती है बस। अब जो बोअर्स थे वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा नफरत भरी भावना से देखते थे। किनको? ब्रिटिशर्स को। और ये उनको कहते थे दे आर फॉरेनर्स, और अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर वो एक वर्ड यूज करते थे, uitlanders। ऐसे लोग जो कि हमारी जमीन पर लैंड कर गए हैं फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। अब बोअर्स इन पे, अब जो ये प्राइवेट माइनर्स थे ना, ये कोई सरकार तो थी नहीं कि अत्याचार करने आई है। बोअर्स अपने इरादों के अंदर बहुत ठोस थे कि हम गोल्ड माइनिंग तो आराम से फ्री में नहीं होने देंगे। लेकिन आप कहोगे फिर ये खुद क्यों नहीं करते थे माइन? यार टेक्नोलॉजी नहीं थी ना इनके पास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सबसे पहले टेक्नोलॉजी तो ब्रिटेन के पास ही आई ना, ये कॉलोनियल पावर्स के पास आई। अफ्रीका के पास तो आज भी टेक्नोलॉजी नहीं है, तभी तो सारी की सारी कंट्रीज़ की होड़ मची रहती है कि अफ्रीका के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, वहाँ पर हमें बहुत कुछ मतलब माइनिंग करने को मिलेगा और रिसोर्सेज मिलेंगे। अफ्रीका के पास आज भी तो यही है कि मतलब रिसोर्सेज की खदान है अफ्रीका आज भी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास उसको एक्सेप्ट करने के लिए, राइट? अब बोअर्स क्या करते थे?
उन पे बहुत हैवी टैक्स लगाते थे और कोई पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं देते थे उनको, कि ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर आके सेटल हो जाओ और तुम सरकार कैसी चल रही है उसमें इंटरफेरेंस दिखाओ। तो बोर्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि जब ब्रिटिश हुकूमत तक ये बात पहुंची कि ऐसी ऐसी एक जगह है अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर बहुत भारी भरकम मात्रा के अंदर गोल्ड मिलता है और यहाँ की अगर माइनिंग के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए, माइनिंग राइट्स अगर हमें मिल जाएं, तो हम बहुत अपने आप को कुछ ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अपने आप को अमीर बना सकते हैं। अब सवाल ये था वेदर द ब्रिटिश और द बोअर्स वर टू बी सुप्रीम इन साउथ अफ्रीका, इनमें से तानाशाही अब किसकी चलेगी। अब बोअर्स को ये पता था, ट्रांसवाल के लोगों को आप ऐसा कह लो, ये पता था कि जोहानिसबर्ग की माइनिंग पे कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स इन पे अटैक पक्का करेंगे, क्योंकि वो जानते थे इनकी हरकतें कि ये लोग इंडिया में ऐसा कर चुके हैं, बहुत सारी जगह को अपनी कॉलोनी बना चुके हैं। तो बोअर्स ने अपने आप को आर्म प्रोटेक्शन दी एंड दे डिसाइडेड टू अटैक इन रिटेलिएशन, कि अगर अटैक होगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने सच में जैसा कि इनकी एक्सपेक्टेशन थी इन पे अटैक करा एंड बोअर वॉर लास्टेड फॉर 3 years फ्रॉम 1899 टू 1902। अब लेकिन ये चेन ऑफ इवेंट से ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक वॉर हो रहा है फिर दूसरा वॉर खत्म हो रहा है, ऐसा हो रहा है फिर अगले साल फिर हो रहा है। ये सीरीज ऑफ चेन ऑफ इवेंट चलते रहे, इसलिए इसको बोअर वॉर्स बोला जाता है। शुरू में बोअर जो थे वो सक्सेसफुल थे, बट बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 1900 बोअर आर्मी जो थी इट वॉज डिफीटेड। साउथ अफ्रीका में एक जगह प्रिटोरिया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था बोअर्स ने। उसके बाद गुरिल्ला वॉरफेयर लॉन्च करा। गुरिल्ला वॉरफेयर में आप क्या करते हो, जल्दी बताओ, टेक्निक मैंने आपको बताई थी। आप दुश्मन सेना के ऊपर, आर्मी के ऊपर अटैक करते हो, उसके बाद छुप जाते हो, अंडरग्राउंड हो जाते हो कुछ महीने कुछ दिन के लिए, फिर दोबारा आते हो, फिर अटैक करते हो। मतलब आप क्या करते हो, जैसे पेड़ है आप उसके ऊपर रोज एक कुल्हाड़ी मार रहे हो, एक दिन तो ऐसा आएगा ना सिर्फ वो टच करने से गिर पड़ेगा। दिस कंटिन्यूड फॉर अबाउट 2 years। इन रिटेलिएशन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, यहाँ के जो फार्मर्स थे उनके फार्मलैंड्स और उनका जो क्रॉपिंग सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर मारा। ठीक है। दिस सेटअप इंटर्नमेंट कैंप्स फॉर बोअर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहां पर क्या कि यहां पर जबरदस्ती पकड़कर लाया जाता था बोअर वुमेन को, बच्चों को, और बंधुआ मजदूरी करवाना उनसे। अब खाना की सप्लाई रोक दी गई तो वो कमज़ोर वैसे ही पड़ गए। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड, मेडिकल एंड सैनिटरी फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से 26,000 ट्रांसवाल के लोगों की, बोअर स्टेट्स में डेथ हो गई। और दोनों की दोनों जो बोअर स्टेट्स थी, अब ये बोअर शब्द से कंफ्यूज मत होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर मैं आपको 3 वर्ड बोलूं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और उसकी जगह सिर्फ एक वर्ड बोल दूं, बाल्टिक रिपब्लिक्स, तो बात तो एक ही है ना, है ना। अब ऐसी अगर मैं आपको बोअर बोलूं, चाहे फिर मैं आपको ये बोलूं ट्रांसवाल या फिर ऑरेंज फ्री स्टेट, बात तो एक ही है, ये है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये बोअर क्या है, बोअर क्या है। वो आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दोनों के दोनों जो बोअर स्टेट थे, मेजरली ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, इस पर कब्जा कर लिया। और ट्रांसवाल तो इनका मेन अड्डा था ही, क्योंकि उसके पास जोहानिसबर्ग की माइन है जहाँ पर गोल्ड माइन करा जा सकता है। लेकिन बोअर्स को ये बोल दिया गया कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि देखो आपको पता है ना कि ब्रिटिशर्स की एक आदत शुरू से क्या रही है, वॉर ट्रीटी वॉर, बताया था ना मैंने आपको ये पैटर्न। अब ये लोग ब्रिटिशर्स को ये तो पता था कि जिस एरिया पे कब्जा कर लिया तो वहां के लोग दोबारा रिटेलिएट तो करेंगे ही करेंगे। और ब्रिटिशर्स को ये भी पता था कि जो बोअर हैं वो गुरिल्ला वॉरफेयर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज अटैक नहीं कर रहे तो हो सकता है कुछ सालों के बाद जब हम
फल रहे हों, फूल रहे हों, ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के फल चख रहे हों, उस टाइम पर हम पे अटैक कर दें और फिर हमारी मैन एंड मशीनरी जो है वो फिर इन पे हमें एलोकेट करनी पड़े। तो बोअर्स को ये प्रॉमिस करा गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि देखो हम तुम्हें सेल्फ गवर्नमेंट के राइट्स दे देंगे कि तुम खुद से सरकार बना के रहना थोड़े समय के अंदर। अब वो थोड़ा समय कब होगा? जब जोहानिसबर्ग की माइन से जितना गोल्ड निकालना है वो निकाल लेंगे तब। 1907 में जाकर, इतना टाइम काफ़ी था ना, 5 से 6 साल का माइनिंग करने के लिए गोल्ड की। जब वो हो गई पूरी तरीके से 1907 में फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज गिवन टू द ट्रांसवाल एंड ऑरेंज फ्री स्टेट। चार स्टेट्स बनती हैं, दे वर फॉर्म्ड इनटू अ यूनियन। जैसे आपको पता ना, सारी की सारी प्रिंसिपल स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करा था तो वो इंडियन यूनियन का पार्ट हो गए थे, है ना। ऐसी 4 स्टेट्स जो थी साउथ अफ्रीका के, उनको कंबाइन करके एक यूनियन बनाया गया एंड साउथ अफ्रीका एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1909, जिसकी वजह से केप टाउन के अंदर यूनियन पार्लियामेंट बनाया गया। आज साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन। केप टाउन। केप टाउन के बारे में मैं आपको बताऊं ज़रा। आप लोगों ने वो मूवी देखी है ऐतराज़, अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की, जिसमें प्रियंका चोपड़ा उसके ऊपर मोलेस्टेशन का केस करती है और इसके ऑफिस में काम करता है ये, है ना, पहले इनका अफेयर होता है। तो उस मूवी के अंदर केप टाउन की बहुत ज़्यादा शूटिंग है। उससे केप टाउन में मिलता है ना, जब वो मॉडल होती है वहाँ पर, वही है केप टाउन साउथ अफ्रीका का कैपिटल। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका केम इनटू बीइंग इन May 1910। अब बोअर्स एक्चुअली में है कौन? साउथ अफ्रीकन ही हैं, 2 स्टेट्स के, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के, लेकिन है कौन? जो ओरिजिनल डच सेटलर्स थे ना साउथ अफ्रीका के, उनके जो वंश हुए आगे चलकर, जिनको अफ्रीकैनर्स बोला जाता था, इन्हीं का नाम है बोअर्स। और उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? अफ्रीकान्स। यहाँ पर डच लोग, जो जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको कैसे समझ सकते हो कि डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल डच सेटलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। अब आप कहोगे डच यहाँ पर सेटल कर रहे हैं, उनके डिसेंडेंट्स को बोला जा रहा है यहाँ पर। हाँ भाई, सेटल हो गए थे वो। जैसे लोकसभा के अंदर अभी तक 2 सीटें हम किसको देते थे? एंग्लो इंडियंस को। वो भी तो डिसेंडेंट्स थे ना यूरोपियन कम्युनिटी के, तभी तो देते थे ना। ऐसे आप इनको मान लो कि साउथ अफ्रीका के अंदर डच लोगों का कोई काम है, बताओ? ओरिजिनल लोग यहाँ के नहीं ना। लेकिन जब वो परमानेंट तरीके से सेटल हो गए थे और उन्होंने अपना घर परिवार आगे बढ़ाया साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उनका वंश जो आगे बढ़ा अफ्रीकैनर्स का, उन्हीं को बोला गया बोअर्स। और उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी अफ्रीकान। फिर हम बात करते हैं नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन साउथ अफ्रीका। 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी साउथ अफ्रीका के अंदर। एक थी यूनियनिस्ट पार्टी विच वॉज मेनली ब्रिटिश, एंड साउथ अफ्रीकन पार्टी विच हैड लार्जली अफ्रीकैनर्स यानी कि बोअर्स। जो यहाँ का पहला प्रधानमंत्री था वो था, ये साउथ अफ्रीकन पार्टी से बिलोंग करता था और इसने ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करते हुए यहां पर रूल करा। लेकिन साउथ अफ्रीकन पार्टी में, इसी की पार्टी के अंदर एक मिलिटेंट सेक्शन था, उसने अपनी अलग से पार्टी बना ली, नेशनल पार्टी, अंडर अ लीडर नोन एज हर्जॉग। यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था ना। सत्ता में कौन आया? किसका प्रधानमंत्री? जो बोथा था वो किस, मतलब जो कौन सी पार्टी से है? वो साउथ अफ्रीकन पार्टी। और साउथ अफ्रीकन पार्टी बोअर की पार्टी है ना।
लेकिन यहीं पर कुछ लोग बगावत करके अपनी पार्टी से अलग हो गए और वो सेपरेट पार्टी बना लेते, नेशनल पार्टी। और ये बगावत कौन करवाता है? हरजोग। 1920 में जब इलेक्शंस होते हैं, नेशनल पार्टी गेन 44 सीट्स, और साउथ अफ्रीकन पार्टी को अब जो लीड कर रहा था उस पर्सन का नाम था स्मट्स, इसको 41 सीट मिली। यानी कि अब मेजोरिटी के अंदर कौन आ गया? नेशनल पार्टी। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, जब किसी की भी क्लियर तरीके से सरकार गठन नहीं हो पा रही थी, तो एट दिस पॉइंट, एट दिस जंक्चर, ब्रिटिश डोमिनेटेड यूनियनिस्ट पार्टी, ये इनकी पार्टी थी ना, विच वॉज मेनली ब्रिटिश, इट इमर्ज विद द साउथ अफ्रीका पार्टी। वो शुरू से भी इनको सपोर्ट दे रहे थे, राइट? और इसकी वजह से स्मट को मेजॉरिटी मिली ओवर द मिलिटेंट अफ्रीकन कंट्रोल्ड नेशनल पार्टी। यानी कि जैसा चल रहा था वैसे ही सिस्टम चलता रहा ना, दोबारा साउथ अफ्रीकन पार्टी एक तरीके से पावर में आ गई ना अंग्रेजों के सपोर्ट से। तो जिसने बगावत करी थी हरजोग ने नेशनल पार्टी बनाकर, क्या उनको कोई भी मतलब, देखो वैसे तो वो जीत सकते थे, 44 सीट्स मिल गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा होने दिया क्या? नहीं। यानी कि पॉलिटिक्स को स्मूथ रखा साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने। क्यों रखा? एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रिटिशर्स नहीं यूज करना चाहते फालतू में इन सब टॉपिक्स पर, ठीक है? उसके बाद साउथ अफ्रीका की एक पहचान जिसको आप बचपन से पढ़ रहे हो, रेसिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द ब्लैक्स। जो अफ्रीकैनर्स थे, इन्होंने हार्शर रेसिस्ट पॉलिसी जो थी टुवर्ड्स द ब्लैक्स एंड माइनॉरिटी इंडियंस, ये परस्यू करी साउथ अफ्रीका में। क्योंकि ये भले ही पार्टीज की जीत गई है स्मट की, लेकिन ये जो पूरी की पूरी अब जो सत्ता आई है, ये ब्रिटिश के द्वारा डोमिनेटेड है ना पार्टी। आगे चल के इनका रवैया बदल गया। क्यों? क्योंकि इनको बॉन्डेड लेबर की ज़रूरत थी अफ्रीका में। याद होगा ना आपको कि ये लोग लेकर जाते थे मतलब फोर्स लेबर से काम करवाने, है ना, अपने अपने कॉलोनीज में। तो इन्होंने रेशियल एटीट्यूड जो था वो अपनाया। अच्छा, सोचने वाली बात ये है, ये जो वाइट्स थे यहाँ के, इन्होंने यहाँ पर रेशियल एटीट्यूड अपनाया, जबकि इंडिया में कभी भी रेसिस्ट टेंडेंसी की दिक्कत रही है क्या पूरी की पूरी जब तक अंग्रेज रहे हैं इंडिया में? बताओ। नहीं ना, कभी करा है अंग्रेजों ने ऐसा भेदभाव? तभी तो शूद्र बहुत लाइक करते थे इनको, है ना, कि ये लोग भेदभाव नहीं करते कलर के बेसिस पर। औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी इनको, है ना, कि देश छोड़कर ना जाए, सती प्रथा को एबॉलिश करवा दिया था एक्ट बनाकर। और कभी भी रेसिस्ट टेंडेंसी भी नहीं खेली इन्होंने। कभी ऐसी पॉलिटिक्स खेली क्या इन्होंने इंडिया के अंदर? काले और गोले के बीच में फर्क। तो अफ्रीकैनर्स पोज्ड अ हार्शर रेसिस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स द ब्लैक्स एंड माइनॉरिटी इंडियंस। 1923 में यहाँ पर एक एक्ट पास होता है जिसकी वजह से जो यहाँ के नेटिव रेसिडेंट थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कन्फाइन कर दिया गया कि तुम साउथ अफ्रीका में कुछ कुछ जो टाउन्स हैं उसके कुछ गिने चुने पार्ट्स तक ही तुम सीमित रहना, उसके बाहर मत निकलना। अब इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पर एक्ट चलता था 1913 का एक्ट, जिसकी वजह से ब्लैक और वाइट फार्मर्स को सेग्रीगेटेड वे में देखा जाता था, विच मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द ब्लैक्स टू एक्वायर लैंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि वो ज़मीन नहीं रख सकते, वो ज़मीन पे काम कर सकते हैं किसी की। 1924 में इलेक्शन जो थे वो नेशनल पार्टी ने जीत लिए। अब नेशनल पार्टी किसकी थी? हरजोग की, याद करो। विद द सपोर्ट ऑफ लेबर मूवमेंट कंपोज मेनली ऑफ वाइट माइनर्स। वाइट माइनर्स मतलब किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? ब्रिटिश माइनर्स। वो जो लेबर काम करती थी ना माइंस में, उन्होंने उनकी एक लेबर यूनियन होगी, उन्होंने सपोर्ट करा तो नेशनल पार्टी जीत गई। अच्छा, इससे पहले वाले इलेक्शंस में भी तो अच्छी खासी सीटें ली थी इसने, 44 सीट्स, ये जीत गई। अब नहीं, ब्रिटिशर्स ने, आप ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ वाइट मतलब कुछ गिने चुने सेक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट करा जो कि लेबर थे, जो वाइट लोग थे यहाँ के। उसके बाद
द एक्ट पास इन 1924 इट प्रिवेंटेड ब्लैक्स फ्रॉम स्ट्राइकिंग वर्क एंड फ्रॉम ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियंस। कि जितने भी रूप रंग से जो काले लोग हैं वो ना ही स्ट्राइक कर सकते हैं ना ही ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन द केप प्रोविंस मतलब हो रही है यहाँ पर केप टाउन की बात, ठीक है। वोटिंग राइट जो थे ब्लैक्स के वो एबॉलिश हो गए। जो लोकल नेटिव्स थे, जो ब्लैक पीपल थे, दे सफर्ड सोशल इनजस्टिस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हाँ, 1924 में नेशनल पार्टी जीती। नेशनल पार्टी जीती। नेशनल पार्टी ने ये अपने लोगों के खिलाफ। हाँ, क्योंकि काले गोरे का फर्क यहाँ पर बहुत चलने लगा था और नेशनल पार्टी जो बेसिकली जो थी ना, जो उनसे अलग होकर बनी थी, अब उसके अंदर जो डोमिनेंट अथॉरिटी जो थी वो थे ब्रिटिशर्स। इस टाइम तक आते आते ये वाली बात अभी यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ये पता है कब समझ में आएगी? जब हम स्पेक्ट्रम से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करेंगे। इन्होंने शॉर्ट में मतलब जल्दी जल्दी कूद के लिख दिया ऐसा। कुछ तो बात है ना। एक बार बताओ, आप अपने लोगों के खिलाफ ऐसा क्यों करोगे जब अभी तक ऐसा नहीं कर रहे थे कुछ भी? पार्टी की कमान जो थी, और ये पागल है ये माइनर्स इनको ऐसे ही सपोर्ट करे जा रहे हैं। क्यों सपोर्ट करेंगे लोकल साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियंस को? ये अंग्रेजों का बोलबाला यहाँ पर जाता था अब पार्टी के अंदर। जैसे आप एक बार बताओ ना, जब ये पार्टी नेशनल पार्टी जब नहीं जीती थी और यूनियन पार्टी जब मर्ज हो गई थी साउथ अफ्रीका पार्टी के साथ, तभी तो अंग्रेजों का बोलबाला था ज़्यादा। धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पावर इन्होंने कैप्चर कर ली। मतलब बहुत अच्छा पहले बनकर दिखाया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। धीरे धीरे करते लोकल पॉलिटिशियन को साइडलाइन करके सारी पार्टी पे इन्होंने कब्जा कर मारा। मतलब अब कब्जा कर मारा इन द सेंस कि अपनी पहुंच बढ़ा ली, अपने नंबर ज़्यादा बढ़ा लिए। कि पार्टी में अगर आप इनका रूप देखोगे तो आपको अंग्रेज ही ज़्यादा दिखेंगे। और फिर आप लोग जानते हो अपार्थीड के बारे में। अच्छा, अपार्थीड वर्ड सिर्फ अफ्रीका के साथ एसोसिएटेड है या इंडिया में भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं? अफ्रीका, ये वर्ड उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन हालांकि इसका किसी ना किसी फॉर्म जो नेचर है वो इंडिया में देखने को मिल सकता है। बस इंडिया में वर्ड प्रचलित नहीं था, ठीक है। गांधी जी ने काम करा क्या अपार्थीड के लिए साउथ अफ्रीका में? बिल्कुल। और नेल्सन मंडेला को क्या बोला जाता है साउथ अफ्रीका में? नहीं, ब्लैक गांधी। हाँ, ही वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन, बहुत हम्बल पर्सन, बहुत अच्छा लीडर था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और हाउस अरेस्ट पे रहा है बहुत सालों तक, पता होगा आपको। मैं वही बोल रही हूँ, असली मतलब जो रेवोल्यूशन ये सब चीजें की है तो इन लोगों ने की है। इसको भी गांधी मतलब इसको बेसिकली हाँ गांधी इसलिए बोला जाता था क्योंकि जब गांधी जी यहाँ पर गए थे ना, ये तो बहुत बाद में आए ना नेल्सन मंडेला। गांधी जी जब यहाँ पर गए थे तो इन्होंने भी अपने बिल्कुल करियर, पॉलिटिकल करियर में जो तौर तरीके अपनाए थे वो गांधी आइडल्स अपनाए थे एक्चुअली। और गांधी का नाम साउथ अफ्रीका में बहुत पॉपुलर हो चुका था तब तक। इसलिए आगे जाके मतलब एक प्रकार से टाइटल देने के लिए या एक नाम पॉपुलर जैसा हो जाता है, एक मार्केटिंग एक नाम नहीं बन जाता जैसे, तो ब्लैक गांधी नाम हो जाता है इनका। तो अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका, अपार्थीड का मतलब होता है सेपरेटनेस। ये वाली टर्म याद रखना। पता है आप ना बचपन से लेकर अभी तक पक्का पढ़ रहे होगे अपार्थीड अपार्थीड। आपको ये तो पता है कि पॉलिसी ऑफ वाइट्स अगेंस्ट ब्लैक्स, फिर ब्लैक्स अपने राइट को लेंगे, आप सारी सिस्टम जानते हो। लेकिन अपार्थीड का एक्चुअल एक वर्ड में कोई मीनिंग आपसे पूछे, उसका मतलब होता है सेपरेटनेस, फिल्टर आउट करना, दूध में से मलाई अलग करना, ऐसी देश में काले और गोरों को अलग करना, विच बिकेम द रेशियल पॉलिसी ऑफ नेशनलिस्ट पार्टी इन 1947। फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स कुछ लॉज आते हैं, सीरीज ऑफ लॉज जो इन्फोर्स करे जाते हैं इसी को और बढ़ावा देने के लिए। पूरी कंट्री जो है वो डिवाइड करी जाती है इनटू सेपरेट एरियाज फॉर डिफरेंट रेसेस। जो शादियाँ होती हैं बिटवीन वाइट एंड नॉन वाइट, इट वॉज फॉरबिडन, नहीं कर सकते। सारे के सारे जो स्कूल्स थे दे वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ताकि जो एजुकेशन है
डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ द वाइट्स, इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अफ्रीकन्स। यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी अलग अलग कर दी गई। अपार्थीड जो है इस सोच के ऊपर, इस बिलीफ के ऊपर बेस्ड होता है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है बिटवीन वाइट एंड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका, इसकी अगर ये कभी भी हुआ तो सिर्फ ब्लैक्स का ही डंका बजेगा, ब्लैक रूल का ही डंका बजेगा राजनीति में। तो बेटर यही है कि अलग अलग इनको करके देखो और इनको सप्रेस करो। जो एएनसी की बात करी जा रही है, एएनसी की फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हो। एएनसी को कहा जाता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसने इस अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ, इस रेसिस्ट टेंडेंसी के खिलाफ लड़ाई करी थी। इसको बैन कर दिया गया था और उसका जो लीडर था नेल्सन मंडेला, ही वॉज पुट बिहाइंड बार्स। प्रॉपर एक्चुअली जेल नहीं थी, लेकिन हाउस अरेस्ट में डाला गया था बहुत सालों के लिए। अब क्या हुआ, ग्लोबल लेवल पे जो प्रेशर जो था वो बढ़ रहा था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, एंड दिस हेल्प टू एंड द रेसिस्ट रिजीम इन साउथ अफ्रीका। 1990 में जो बैन लगा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर, वो हटा दिया गया एंड मंडेला वॉज फ्रीड आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ हाउस अरेस्ट। पेशेंस लेवल देख रहे हो आप, बंदा इतने सालों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाए, है ना, लेकिन विल पावर। इन द इलेक्शंस, ठीक है, जो हुए आगे चलकर, अफ्रीकन्स वर अलाउड टू वोट और इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। हालांकि जब अपार्थीड खत्म हो गया था पूरी तरीके से, तो जो वाइट्स थे दे कम्प्लीटली डोमिनेटेड द इकोनॉमिक स्फीयर, जब तक वो उनका बोलबाला साउथ अफ्रीका में रहा, जब तक कंट्री आज़ाद नहीं हुई। फिर बाद में जब कंट्री आज़ाद हो गई, वो लोग छोड़ के चले गए, तब सिनेरियो सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने इंडो चाइना को देख लिया, इंडिया को देख लिया, उधर की डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल को, उसके बाद हमने अफ्रीका को देख लिया, फिर साउथ अमेरिका को देखेंगे। और ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि वहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ अमेरिका के अंदर आपने कभी कुछ नहीं सुना होगा, लेकिन हम इसको भी देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और ये टॉपिक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।